कहीं एक न्याय व्यवस्था होती है जिसके ऊपर सबका विश्वास होता है। फ्रॉडुलेंट शब्द का, चीटिड कहा, पता नहीं क्या क्या शब्द इनको कहा है कि इन्होंने न्यायालय का समय बर्बाद किया, क्या क्या नहीं किया। और इन 5 महानुभावों को जो है प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया है। अगर फाइनल ऑर्डर आप पढ़ेंगे, इनको कहा है hereby defendant is hereby restrained from using the name, insignia and fund of union and also from claiming the president of or office bearer of the same। ना तो अपने आप को किसी इंस्ट्रूमेंट का ऑफिस बेयर रह सकते हैं, ना प्रधान जो कैलाश ठाकुर कहला रहा था, और ना इंसिग्निया, ना नाम, ना फंड एग्जीक्यूटिव का ये भविष्य में यूज कर पाएंगे। तो ये एक सत्य की जीत हुई है और इसके लिए मैं सभी टीचरों को बधाई देना चाहता हूँ कि भाई हम सब की जीत हुई है, कि संघर्ष की जीत हुई है। तो उसके बाद हमने 8 तारीख को जनरल हाउस किया था चंबा में, क्योंकि हमारी ये पद जो है कोर्ट के अनुसार भी खाली हो गए थे। उससे पहले हमने इनका निष्कासन भी कर दिया था एंटी यूनियन एक्टिविटी के लिए। ये निष्कासन 20/4 को इनका कर दिया था हमने, उसको भी हाउस ने अभी 8 तारीख को सही ठहराया। उसके बाद हाउस ने एक निर्णय लिया कि हम एक नई कार्यकारिणी, एक नई टीम बनाएंगे और एक नया चयन करेंगे। तो जो हमारा 8 तारीख को हाउस वाला चंबा में, उसमें एक नई टीम आपके सामने आई है, जिसमें हाउस ने मनोज कुमार शर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये बड़े लंबे समय तक एचपीएसएलए के पदाधिकारी रहे। अभी हाल ही में एचपीएसएलए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के थे, और जब इन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, जो हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, उसमें भी इनको पदाधिकारी बनाया गया था उस पे कमीशन की लड़ाई में। तो इनको जो इनके एचपीएसएलए के स्टेट प्रेसिडेंट ने निष्कासित किया था, इसीलिए कि आप वीरेंद्र चौहान के साथ चले गए, लड़ाई लड़ने चले गए और सरकार का विरोध करने आप चले गए। उसका इनको एक बहुत बड़ा खिताब हमारे संगठन ने दिया है हाउस के अंदर 8 तारीख को परसों। तो लोगों ने कहा कि इन्होंने इतना बड़ा साहस किया और एक लड़ाई लड़ी है, एक ऐसा कर्मठ जो हमारे पास शिक्षक नेता है, उसको जरूर नवाजा जाए। तो 8 तारीख को हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के जनरल हाउस में इनको जो है जनरल सेक्रेटरी के पद से सुशोभित किया गया है। अनपोज आए, कोई कैंडिडेट इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। तो मैं आज फिर से मीडिया के माध्यम से मनोज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो टीम हिमाचल गवर्नमेंट, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, 1957 से लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए मीडिया में बड़ी चर्चा है, एग्जीक्यूटिव 2 हो गई, एक महाजन गुट हो गया, एक कैलाश गुट हो गया, एक और गुट हो गया। कोई गुट नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से सभी शिक्षकों को बताना चाहता हूँ, जो नरेश महाजन ग्रुप है वो भगोड़ा ग्रुप था पहले, उसको भी कोर्ट ने स्टे किया हुआ है कि कोई फंड और इंसिग्निया यूज नहीं कर सकता। लेकिन सरकार की गोदी में बैठ के कुछ मीडिया बंधुओं ने उनको उनकी टीपीआर चलाई, उनकी खबरें चलती थी, जबकि कानूनन वो नहीं चल सकती थी। वही दूसरे महाशय की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब कोर्ट से ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, जिसने कोर्ट को भी नहीं मानना हो तो नहीं मानेगा। लेकिन सैद्धांतिक तरीके से हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एक था और एक ही है, और एक बड़ा सशक्त संगठन है, बड़ी ताकत के साथ मुद्दों को उठाया और उठाते रहेगा। उसी तरह हमारे जो देवराज ठाकुर जी फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो भी उस खेमे में चले गए थे, उनको भी निष्कासित कर दिया कोर्ट ने, और हमारे संगठन ने भी निष्कासित कर दिया प्राइमरी मेंबरशिप से 3 साल के लिए। तो उनकी पोस्ट जो खाली हुई थी, उनकी जगह क्योंकि कुल्लू से हमारा जो जनरल सेक्रेटरी थे श्यामलाल हांडा, हमने कुल्लू से एक पद भरने का बनाया था। कुल्लू से हमारे पास एक बहुत ही जुझारू शिक्षक नेता हमारे पास बैठे हैं, सुनील शर्मा जी, जो बहुत लंबे समय से संगठन में सेवाएं दे रहे हैं। तो इनको सुशोभित किया है फाइनेंस सेक्रेटरी के पद से। तो आज मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि संगठन के लिए और ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे। उसके बाद एक कैलाश ठाकुर जी, जिनकी जो अपने आप को स्वयंभू प्रधान बन गए थे, उनका पद भी खाली हुआ था। उनके पद को जो हमने भरा है, वो चीफ प्रेस सेक्रेटरी थे। तो चंबा में हाउस था, तो चंबा के एक बहुत ही जुझारू शिक्षक नेता है, जिन्होंने पीटीए की बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, पंकज कुमार नाम का बड़े फेमस पर्सनालिटी, उनको अपने चीफ प्रेस सेक्रेटरी बनाया है। इस तरह शिमला का जो एक प्रधान का पद था जिला शिमला का, महावीर कैंथला का, वो भी खाली हो गया था। तो उनकी जगह हमने जो भी, क्योंकि शिमला के अंदर हाउस होना है, वहां फुल फ्लैज प्रधान बनेगा। फिलहाल स्टेट ने जो है कार्यवाहक जो प्रधान है वो मनोनीत किया है अभी दिलीप शर्मा जी को, जो जुब्बल से जुब्बलखंड के प्रधान भी थे। इस तरह से कुछ पद हमने वहां भरे हैं और उम्मीद करता हूं कि अब जो नई कार्यकारिणी हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की बनी है, वो बड़ी ऊर्जा के साथ काम करेगी। एक और बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस कार्यकारिणी का जो टेन्योर है वो 10 नवंबर 2022 को हमारा चुनाव हुआ था। 3 साल की कार्य के लिए चुनाव होता है, तो 10 नवंबर 2022 को हमारा कार्यकाल खत्म होना था और बीच में चुनाव आ भी गया। आपको पता था ये व्यवस्था बीच में आनी है और बहुत सारे पछड़े बीच में पड़े रहे और कोरोना काल था। तो ये सदन ने, जो हमारी आम सभा हुई थी, जनरल हाउस हुआ था, उसमें ये डिसाइड किया सर्वसम्मति से कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है, जो मेरी अध्यक्षता में कार्यकारिणी चल रही है, उसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से
हम 10/11/2023 तक हमें जो है सदन की तरफ से, पूरे हाउस की तरफ से एक अधिकृत किया गया है कि हम 1 साल तक जो है इस कार्यकारिणी को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षकों के और कर्मचारियों के मुद्दों को उठाएंगे। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये तो था एक जनरल स्ट्रक्चर जो हमारा संगठन का था, वो आपको और कर्मचारी साथी जो कंफ्यूजन में थे उनको ये बताना था। और ये भी बता दूं कि हमारा कोई मेंबरशिप ड्राइव 2022 में या 23 में अभी नहीं चलने वाला है, क्योंकि नवंबर तक हमारी ये कार्यकारिणी काम करेगी। उससे पहले हम हाउस करेंगे, फिर हम अगले चुनाव की तिथियां निश्चित करेंगे। अगर कोई बीच में मेंबरशिप ड्राइव चलाता है एग्जीक्यूटिव के नाम पे तो संवैधानिक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बात जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लोग जिन्होंने मुझ पे 18 लाख का आरोप लगाया था गवर्नमेंट का, और कोर्ट ने कहा कि ये आरोप गलत पाए गए, साफ लिखा है ऑर्डर में, क्योंकि सारे बिल गोचर और रिकॉर्ड में लगे हुए हैं, सारी स्टेटमेंटें रिकॉर्ड में लगी है। जो आरोप इन्होंने लगाए जितने पैसों के, उससे मुझे बरी कर दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो फ्रॉड साइन की है, 420 की है, कोर्ट को गुमराह किया है, इनके खिलाफ 2 दिन के अंदर जो हम एक FIR कर रहे हैं इन 5 लोगों के खिलाफ। एक क्रिमिनल केस कर रहे हैं, इन्होंने एक जालसाजी की है, और साथ में एक महानानी का केस भी इन लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी होने वाला है। ये तो मैं अपने शिक्षकों की जानकारी के लिए बता रहा था। अब दूसरे मुद्दे पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं, वो है कर्मचारियों के मुद्दे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम कर्मचारियों के मुद्दों को मनाने में, हल करने में असफल रहे। हम कर्मचारियों से और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से भी माफी मांगते हैं कि हम आपकी कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। खरे नहीं उतर पाने का कारण यह है कि एक तो जब हमने संघर्ष करने की कोशिश की, जब हमने संघर्ष किया, जब हम आगे बढ़े, हमारी टांग खींची गई। हमारे जो साथी शिक्षक नेता थे और संगठनों के, वो सरकार की गोदी में बैठ गए और वो हम यहाँ लाने लगे। कुछ लोग बोलते कि हम फाइल चला रहे हैं, फाइलें हो रही है, राइटर हो निकल रहा है, हमारा एरियर का काम हो रहा है, 2 ईयर का राइटर हट रहा है, इनिशियल स्टार्ट मिल रहा है, पे कमीशन की नौकरी ठीक हो रही है। वीरेंद्र चौहान जो है सरकार का विरोध कर रहा है, ये सरकार की छवि खराब कर रहा है, इसके साथ खड़े ना हो। और जब सब कुछ लगा कि ये मामला दबेगा नहीं, तो सरकार ने जो है हमारे 14 साथियों को जो स्थानांतरण किया, जिसमें सबसे दूर मेरा किया गया था। कुछ लोग सरकार के आगे नतमस्तक हो गए, वो झुक गए, हम नहीं झुके, हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा। हम लास्ट तक ये सोच के चले गए चांजू कि भाई मेरे जाने से अगर कर्मचारियों के मुद्दे हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक ही मामला रटा के लगा रखा, GOIT आपने सुना होगा। कुछ हमारे चैनल में साथी GOIT के पीछे से भाग के चले, तो GOIT पता नहीं क्या GOIT है, कि GOIT को पता नहीं भगवान मिल जाएगा। आज वो GOIT वहीं खड़े हैं बेचारे जहां थे। हमने उनको साथ बुलाया, मैं आज भी कह रहा हूं, हमने उनको बोला साथियों कुछ नहीं होने वाला है, एक दलासा, एक झूठे आश्वासन, एक फ्रेम, एक धोखा आपके साथ होने वाला है। आप आइए, आप संघर्ष करिए। हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ इसीलिए बनाया, पे कमीशन की अनोमली को दूर करेंगे। बस 2 रट्टे लगा के रखी। एक तो बोला कि बस राइटर की फाइल चलती रही, वो राइटर कभी खत्म नहीं हुआ भाई साहब, वो राइटर आज भी नहीं हटा। राइटर ऐसे कैसा है, हजारों कर्मचारियों को बेवकूफ बनाएगा। दूसरा चला GOIT, वो GOIT भी नहीं हल हुआ। मजे की बात है, उन भाइयों मैंने कभी नहीं विरोध किया, बोला कि GOIT को स्केल जो क्लर्क से ऊपर मिल गया, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, किसी को तो मिला यार, हमारे भाई है हमारे, पर बेचारे अब नोटिफिकेशन हुई उनकी, वो वही नीचे रहा, रिवाइज कर दिया उनको, जहां ऊपर ले गए थे ना वही नीचे लाए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कितना किसको आप छलेंगे, बहुत छला है सरकार ने। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जितना कर्मचारी को छला है ना पे कमीशन के नाम पे। हमने एक ही बात कही, आज मैं स्टैंड हूं, अगर 5 पे कमीशन पंजाब के बराबर मिले हैं, हालांकि आज इन बातों को कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो है कोड ऑफ प्रोडक्ट लग गया कि हम दूसरी सरकार जो है उसको वोट करेंगे, उसको जिताएंगे, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूं जो ऑथेंटिक बात है, ये कर्मचारी डिसाइड करेंगे। हाँ, ये बात सच है कि हिमाचल की सरकारें हिमाचल के कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूमती आई है, और मुझे विश्वास है इस बार भी ऐसा ही होगा। जो हिमाचल का कर्मचारी चाहेगा, उनका परिवार चाहेगा, उनके रिश्तेदार चाहेंगे, वही सरकार जो है सत्ता में आएगी। किसकी आएगी, ये भविष्य के घर में बातचीत। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि उस सरकार को वोट दो, ये मेरा अधिकार नहीं है। मैं कुछ संवैधानिक जो मेरे ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं उस प्रक्रिया के दायरे में भी आता हूं। प्रचार करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, पर लेकिन अपनी बात को कहने के लिए मैं अधिकृत में ठोक जाकर अपनी बात कह सकता हूं कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया। हम बोलते रहे, बहुत टाइम है सरकार के पास, 1 महीना है, 2 महीने है, 6 आधा महीना रह गया, 15 दिन रह गए, 10 दिन, तो भी मैंने बोला कि आपका 10 दिन बचे हैं, इस पे कमीशन की अनोमली को ठीक कर दे, 4/9/14 को बहाल कर दे सरकार, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। सरकार ने क्या किया, किसी का 6-6 लाख एरियर बनता है, किसी का 5-5 लाख बनता है, सरकार ने कुछ नहीं बोला, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की। सरकार ने बोला कि 50,000 रुपए दे देंगे और जो क्लास 4 उनको 60,000 दे देंगे।
उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं बोला, कोई डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कोई भी चीज होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन होती है कि चुनाव होना ना, पहले फेज में होगा इतनी जगह, दूसरे फेज में होगा इतनी जगह, रिजल्ट आएगा इतनी डेट को, सब कुछ होता है ना क्लियर। हमारे बारे में कुछ भी सरकार ने नहीं कहा कि हमारे जो एरियर है वो कब कब सरकार कितनी किस्तों में देगी या नहीं देगी, और ये क्लियर है अगली सरकार जिसकी आएगी वो एरियर नहीं मिलेगा। हमारा डीए 7% अब बकाया है, 3+4। उम्मीद थी कर्मचारियों को कि मोदी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जितनी जगह जा रहे हैं, शायद कर्मचारियों को कुछ ना कुछ सौगात मिलेगी। देखिए एक रैली के अंदर मुझे लगता है कई करोड़ रुपए खर्च होता है, कई करोड़ रुपए की खर्चा होता है, होर्डिंग के अंदर ही करोड़ रुपए का खर्चा होता है। देखिए उस कार का प्रोरोगेटिव में उस पर नहीं जाना चाहता हूं, पर लेकिन अगर वो खर्चा सरकार करती है और उसके लिए सरकार के पास पैसा है, वो सरकारी खजाने से पैसा खर्च होता है, तो मैं सरकार से ये पूछ सकता हूं कि क्या कर्मचारियों के डीए देने के लिए, 7% डीए देने के लिए, कर्मचारियों के एरियर देने के लिए, कर्मचारियों की पे नॉमिनी ठीक करने के लिए आपका पैसा क्यों नहीं है? फिर कहां आपका खजाना खाली होता है? अच्छा होता जितना पैसा आपने इन रैलियों पे लगाएंगे उतना पैसा अगर कर्मचारियों को सच में उस खाता भी दिया होता ना, कर्मचारियों के जो देर भुगतान है उसको भुगतान कर दिया होता, तो मैं दावे से कहता कि ये सरकार जो है, जो बात करी है ना कि हम रिवाज बदलेंगे, तो रिवाज शायद बदला जाता। सरकार ने रिवाज क्या बदला? सरकार ने रिवाज बदला कि हमने कर्मचारियों के भत्ते नहीं देने, सरकार ने रिवाज बदला कि हमने कर्मचारियों को एरियर नहीं देना है, सरकार ने रिवाज बदला कि हमने कर्मचारियों की बात नहीं सुननी है, सरकार ने रिवाज बदला कि कर्मचारियों का एक 4-9-14 का टाइम स्केल होता था 1972 से लेकर, वो खत्म कर दिया कि हमने उसको बहाल नहीं करना है। सरकार ने रिवाज बदला कि हमने कर्मचारियों की जो एनोमलीज है, एक जूनियर जो है 5 साल पीछे लगा कर्मचारी, जूनियर जो है 5 साल सीनियर कर्मचारी से सैलरी में आगे चला गया, उस कारण को नहीं ढूंढा। मुख्यमंत्री महोदय क्या बोलते हाल ही में कि ठीक है, कोई कुछ कर्मचारी गए कि हमारी एनोमली, उन्होंने बोला कि आपकी एनोमली तो मैं ठीक कर दूंगा, पर आपकी एनोमली ठीक करते करते 20 और खराब हो जाएगी। बताया था नहीं कि 20 और की एनोमली राइज हो जाएगी, उसका क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो 20 अगर एनोमली खड़ी हो रही है एक को ठीक करने के पीछे, तो कारण क्या है? कारण है कि आपने गड़बड़ झाला कर रखा है। ऐसा क्यों होगा? एक को ठीक करने के लिए 10 खराब हो जाएगी? नहीं होनी चाहिए ना। अगर हुई तो इसका मतलब है हर कहीं अनियमितताएं हैं, हर जगह अनियमितताएं हैं। अनियमितताओं को ठीक करना आने वाले समय में, बार बार कह रहा हूं, वो बड़ी चुनौती होगी। अनियमितताएं ठीक हो ही नहीं सकती है, उसका एक समय होता है। अब छठे वेतन आयोग की अनियमितता है तो छठे में ठीक होनी है कि नहीं होनी? इसी में होनी, इस पे एडमिशन में होनी थी ना, उसके ऊपर किसी का गौर नहीं है, कोई ध्यान नहीं कर रहा। अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे जी वीरेंद्र चौहान तो देशद्रोही है, प्रदेश के खिलाफ बात करेगा, ये तो सरकार का माहौल खराब करते हैं इनका। देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने कोई एक भी आंकड़ा या एक बात कोई गलत बोली, मुझे बताया। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? जितना पैसा आप रैलीज पे खर्च कर रहे हैं, जितना पैसा आप ऐसे लोगों को खराब कर, एक दिन में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का अगर ट्रांसपोर्ट की बातें करें, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट एक दिन के लिए ठप रहा तो उसमें कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। और उधर से हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो है, एचआरटीसी जो है घाटे में चला रहा है, उधर बिजली बोर्ड जो है घाटे में चला गया, उधर हमारा जो टूरिज्म है वो कई हजार करोड़ में घाटे में चला गया। अगर हमारे बोर्ड और निगम घाटे में चले गए तो उनके कर्मचारियों का क्या होगा? हम बात कर रहे हैं कि हमारे को चाहिए पेंशन, अरे यहाँ तो सैलरी के लाले पड़ रहे हैं, उनको सैलरी कहां से देंगे आप? उनके जो देय राशि है, उनके अलाउंसेस है, उनके डीए है, उनकी बकाया राशि कहां से देंगे? इनकम तो है नहीं है। एक दिन बस को खड़ा करने का मतलब क्या हुआ? सरकार के ऊपर बहुत बड़ी चपत है। अगर उसके बजाय आप जन कल्याण की तरफ ध्यान देते या दे तो मुझे लगता है कि वो सरकार की पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ती है। अन्यथा कर्मचारी ठीक है, कर्मचारी बोल नहीं सकता है, कर्मचारी डरता है, कर्मचारी की मजबूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी आपकी रैलियों में भी जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय जो जहां जहां कर्मचारियों के लिए सभाएं कर रहे हैं, एक शाम कर्मचारियों के नाम, तो कर्मचारी जा रहे हैं, सारे कर्मचारी एनपीएस के जा रहे हैं। एक तरफ तो कर्मचारी बोल रहे हैं वोट फॉर ओपीएस, और वही कर्मचारी मुख्यमंत्री के उसमें हजूम में पूरी रात जो है खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। तो हम क्या समझे? या तो समझे उन कर्मचारियों की मजबूरी है, वो कर्मचारी मजबूरी से वहां इकट्ठे हो रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर ना हो, क्योंकि हमारा कर्मचारी ट्रांसफर तक सीमित है। तो उसका मतलब दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूं, सरकार ये भी ना समझे कि वो कर्मचारी पक्के हमारे और वोट हमारे को मिलने वाला है। तो कर्मचारियों ने, आम आदमी ने मन बना दिया है। बहुत जल्दी 12 तारीख को चुनाव होगा और उस दिन उसका जो है पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और किसका भाग्य
चमकने वाला है, किसका नहीं चमकने वाला है, वो तो भविष्य के कर्म है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, और मैं खुद को क्षमा प्रार्थी हूँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के सामने, मैं नतमस्तक हूँ कि हम आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सके हैं, हम फेल हुए। मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, क्योंकि कोई भी मुद्दा कर्मचारियों का आज हल नहीं हो, हम नहीं कर पाएंगे। सरकार की ऊपर हम दोष नहीं लगाएंगे, दोष हम अपने ऊपर ले रहे हैं। हम यूनाइट नहीं हो पाए, हम इकट्ठे नहीं हो पाए। हम सामूहिक रूप से अगर लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता है कि कर्मचारी कोई भी लड़ाई सरकार से जीत सकता था, उसको लड़ने में कोई मुश्किल नहीं थी। और आज हमारे बीच जो बड़े ही सशक्त एक जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में हमारे को एक विभूति मिली है, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी अपनी बात कहे। मनोज शर्मा जी है जो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उसका जरूर हमें फायदा होगा, हमारे संगठन को फायदा होगा। प्लीज आप अपनी बात कहें। धन्यवाद चौहान जी। आप कह रहे हैं कि आपकी कोई भी बात इनकी सुनने पहले फिर बता दो मैं। हाँ ठीक है, इनकी सुनने तो पहले। धन्यवाद चौहान जी। मैं मनोज कुमार शर्मा। जैसे कि चौहान जी ने बताया कि हाल ही में मुझे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है चौहान जी के द्वारा, या फिर मैं कहूँ कि आम सभा जो कि 8 तारीख को अभी हाल ही में चंबा में हुई, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स स्कूल चंबा में हुई, तो उसमें एक बहुत बड़ी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उम्मीद करता हूं मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाऊंगा और कर्मचारियों के मुद्दे जो कि अभी एज इट इज हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। और उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं अभी तो विश्वास है, और इसके लिए मैं आह्वान करता हूं सभी कर्मचारियों से कि एक साथ एकजुट एक मंच पर आए। और दूसरा, इससे पहले मैं HPSLA में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन उसमें भी क्या किया कि मुझसे कि एंटी HPSLA एक्टिविटीज के तहत मुझे बाहर कर दिया गया। और वो एक्टिविटीज क्या थी कि मैंने कर्मचारियों की आवाज उठाई। क्या कर्मचारियों की आवाज उठाना क्या एक एंटी HPSLA मतलब एंटी एसोसिएशन एक्टिविटी हो सकती है? मुझे नहीं लगता। नहीं। आज आप कर्मचारियों की कोई भी बात किसी भी मंच से उठाएं, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। हम कर्मचारी जो भी नेता हैं वो एकजुट होकर आप एक साथ आए तो मुझे लगता है कोई भी मुद्दे हमारे अनरिजॉल्व नहीं रहेंगे, और बहुत जल्दी हमारे सभी मुद्दे आने वाले कल में रिजॉल्व होंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। और बहुत सारे मुद्दे जिस तरह हमारा पे कमीशन है, चौहान जी ने बहुत डिटेल में बताया। और दूसरा हमारा सीनियरिटी इशू है, जैसे कि आप सभी जानते, पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, जिसमें कई लोगों ने 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट काटा, कईयों ने 6 का, कईयों ने 5 का, कईयों ने 4 का, और अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी अनरिजॉल्व है। और दूसरा राइडर इश्यूज जो हैं उसने एक और एनोमली क्रिएट कर दी है, और दूसरा OPS जैसे मुद्दे अभी अनरिजॉल्व हैं। तो साथियों एक मंच पर आए और एक साथ मिलकर चलें, तो मुझे लगता है हम इन सभी मुद्दों को हल करने में सक्षम होंगे। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर उन सभी कर्मचारियों का जो उस दिन उस आम सभा में प्रेजेंट थे, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैं आने वाले कल में उनके मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। मुझे एक बात और कहनी है, इसमें प्रोवाइड कर लूं कि जिस तरह से जो आउटसोर्स के कर्मचारी है